मेरे भाई और भाभी को 5 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। मेरा तलाक हो जाने के कारण मैं अपने मायके में ही रह रही थी। अचानक मेरे भाई ने मुझ पर ऐसी नजर पड़ी कि उसने मुझे भाभी की जगह ले लिया। एक नहीं बल्कि कई रातों तक उसने मुझे भाभी समझकर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजना है और मैं तलाकशुदा हूँ। 1 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरी शादी 1 साल भी नहीं टिक पाई। मेरी कमजोरी का फायदा मेरे भाई ने इस तरह उठाया, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अब मैं अपने मायके में रह रही थी, लेकिन मायके में एक एक दिन मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था। माँ, पिताजी और भाई का मुझे ताने मारना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि मैं ऐसे घर पर पड़ी रहूंगी तो भाई का दूसरा विवाह नहीं हो पाएगा। वे मुझे लगातार कहीं और चले जाने के लिए कहते रहते थे। मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैं उनकी बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से लव मैरिज की थी और वह 1 साल भी नहीं टिक पाई थी। एक दिन मुझे मेरे चचेरे भाई रोहित का फोन आया। रोहित ने मुझे अपने घर बुलाया। उसे भी पता था कि उसके मामा मामी का स्वभाव कितना क्रूर है। उसने कहा, दीदी आप हमारे घर आ जाओ, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरा पति कान का कच्चा था। उसके घर वालों ने उसके मन में मेरे बारे में गलत बातें भर दी थीं। उन बातों को सुनकर उसने मुझे तलाक दे दिया। मेरी शादी 24 साल की उम्र में हुई थी और 25 साल की उम्र में तलाक भी हो गया था। खैर, मैं उन सब बातों को बार बार याद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जब रोहित ने मुझे फोन करके अपने घर बुलाया तो उस रात मैंने निर्णय लिया कि मैं अब और अपने मायके में नहीं रहूंगी। इसलिए मैंने अपना सामान समेटा और तुरंत बस में बैठकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। वैसे भी माँ बाप मुझे घर में नहीं चाहते थे, इसलिए मुझे लगा कि कुछ दिन में मेरा मूड बदल जाएगा। यही सोचकर मैं रोहित के घर चली गई। रोहित की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी का नाम मनीषा था। पिछले 5 साल से वे दोनों पति पत्नी शहर में रह रहे थे और उनका सुखी संसार था, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी उनके बच्चे नहीं हुए थे। वह व्यक्ति जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी, जिसे मैं भाई कहकर पुकारती थी, उसके साथ एक रात ऐसी आने वाली थी जिसे मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। रोहित और उसकी पत्नी ने मेरा स्वागत बहुत खुशी से किया था। मुझे सगे घर वालों से जो तिरस्कार मिलता था, वह रोहित के घर पर बिल्कुल नहीं मिला। वहाँ तो भाभी मेरी बहुत खातिरदारी कर रही थी। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं वह देख समझ रही थी। उस खुशहाल माहौल में रहना मुझे भी अच्छा लग रहा था। देखते देखते रोहित के घर आए हुए मुझे 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में मैंने उन दोनों पति पत्नी के बीच एक बार भी झगड़ा होते नहीं देखा। लेकिन अब मेरी वजह से उनके घर में कोई झगड़ा न हो, इसलिए मैंने रोहित से कहा, अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। शायद आप लोगों को भी मेरी वजह से समय नहीं मिल पा रहा होगा। इस पर रोहित ने कहा, अब समय मिलने की क्या बात है, हमारी शादी को अब 5 साल हो गए हैं। रोहित ने मुझसे कुछ और दिन अपने घर रुकने का आग्रह किया, तो मैं उसके आग्रह को नकार नहीं पाई। वह दिन था और रात को अचानक मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मेरा कमरा रोहित के कमरे के बगल में ही था। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मुझे रोहित भाई के कमरे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। शायद वह भाभी की आवाजें थीं। रात के समय भाभी की ऐसी आवाजें क्यों आ रही थीं, यह मैं भली भांति समझ रही थी, क्योंकि एक समय मेरा भी विवाह हुआ था। वे आवाजें सुनकर अचानक मुझे अपने पति की याद आने लगी। मेरे मन में अनचाही भावनाएं उठने लगी थी। तब मैंने अपने कमरे में जाकर कानों में रुई के फाहे डालकर सोने का फैसला किया, ताकि मुझे वह आवाज न सुनाई दे और मेरी आंखों के सामने अनचाहे दृश्य न आए। अगले दिन मेरे भाई के घर भाभी की मामी आई हुई थी। मामी ने बातों बातों में पूछा, मनीषा तुम हमें दादी कब बनाओगी, तुम्हारी गुड न्यूज कब सुनने को मिलेगी। भाभी की मामी के सवाल सुनकर मनीषा का चेहरा उतर सा गया। तभी रोहित भाई ने कहा, हमारा फैमिली प्लानिंग है, लेकिन अभी तक हमने इस बारे में सोचा नहीं है। जैसे ही भाभी की मामी वहां से चली गई, मनीषा भाभी मुंह लटकाए अपने कमरे में चली गई। मनीषा को अपनी मामी के सवालों का इतना बुरा क्यों लगा, यह मुझे समझ में नहीं आया। मनीषा बहुत उदास नजर आ रही थी, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे उसके कमरे में गई। वहां मैंने उसे रोते हुए देखा। मनीषा को रोते देखकर मैंने पूछा, मनीषा क्या तुम अपनी मामी के सवालों की वजह से रो रही हो? इसमें रोने की क्या बात है? रोहित ने तो उन्हें बता दिया है कि तुम लोग फैमिली प्लानिंग के अनुसार चल रहे हो,
इसमें बुरा मानने या रोने की कोई बात नहीं है। मैं बोल ही रही थी कि मनीषा अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। फिर मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे भरोसा दिलाते हुए पूछा, मनीषा, मुझे तुम्हारे रोने की वजह कुछ और लग रही है। जो भी हो, तुम मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो। तब मनीषा बोली, संजना, अब जब तुमने मुझसे दोस्ती के नाते सवाल किया है तो मैं तुम्हें सच्चा जवाब दूंगी, लेकिन इसे सुनकर तुम ननद की तरह नहीं, सहेली की तरह समझोगी, यह वादा करो। मैंने मनीषा से वादा किया कि मैं उसे सहेली की तरह समझूंगी। फिर मनीषा बोली, हमारा कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। सच तो यह है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझ में एक ऐसी कमी है कि मैं माँ बनने लायक नहीं हूँ। मैंने मनीषा को समझाया, इसमें इतना तनाव लेने की क्या जरूरत है। तुम बिल्कुल भी तनाव मत लो, भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें माता पिता बनने का सुख चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद भी ले सकती हो। इससे तुम्हें मातृत्व का अनुभव मिलेगा और उस बच्चे को भी एक अच्छा जीवन मिलेगा। मनीषा ने कहा, अगर हमें बच्चा गोद लेना होता तो हम कब का ले चुके होते, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। रोहित और मुझे केवल हमारा ही बच्चा चाहिए। मुझे जो कमी है, अगर समाज में पता चल गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी और यही हमें नहीं चाहिए। मनीषा का जवाब सुनकर मैंने उसे यह कहा, तुम अपनी कोशिश मत छोड़ना, एक ना एक दिन तुम जरूर मां बनोगी। उस दिन शाम को भाई और मनीषा भाभी मुझे एक पार्टी में ले जाने की जिद करने लगे, जो भाई के ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं उनके साथ जाने से मना कर रही थी, लेकिन मनीषा भाभी ने कहा, हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर में अकेली रहोगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी ननद घर में अकेली रहे। मनीषा भाभी ने मुझसे इतना आग्रह किया कि मुझे तैयार होकर उनके साथ जाना ही पड़ा। जब मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो पहले भाई ने मेरी तारीफ की। भाई बोला, संजना, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कई दिनों के बाद मैं इस तरह से तैयार हुई थी। भाई के बाद मनीषा ने भी मेरी तारीफ की। थोड़ी देर में हम उस पार्टी में पहुंच गए। पार्टी में पहुंचने के बाद भाई को जानने वाले कोई न कोई आकर मनीषा भाभी से यही सवाल कर रहे थे, आप गुड न्यूज़ कब दे रही हैं? मनीषा भाभी हर किसी के सवाल पर चुपचाप सिर हिला रही थी। जब मैं पार्टी से घर आई तो अपने कमरे में चली गई। कपड़े बदलकर मैं पानी पीने के लिए रसोई में जाने लगी। तभी भाई और मनीषा भाभी के कमरे से उनके झगड़े की आवाजें आने लगीं। मनीषा भाभी भाई से कह रही थी, बच्चे होने के इलाज से मैं तंग आ चुकी हूँ, ऊपर से लोगों के सवाल। इतना कहकर मनीषा भाभी रोने लगी। दोपहर में ही मैंने मनीषा को इस बारे में समझाया था। अब बार बार उन्हीं बातों को दोहराना मुझे भी सही नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से चली गई और रसोई में जाकर पानी लेकर सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैं किताब पढ़ने बैठी थी, तभी मनीषा भाभी मेरे कमरे में आई। वह मुझे थोड़ा अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने उनसे कहा, मनीषा भाभी, अगर आप कुछ कहना चाहती हो तो यहाँ आकर बैठो। वैसे भी मैं अभी 1 घंटे तक सोने वाली नहीं हूँ, मैं आपसे बातें करने के लिए तैयार हूँ। फिर वह मेरे पास आकर बैठ गई। हमें पार्टी से घर आए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन मनीषा ने अभी तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। मनीषा भाभी मेरा हाथ पकड़कर बोली, तू मुझे इतने प्यार से मनीषा कहती है और आज दोपहर तूने मेरे साथ एक नई दोस्ती का रिश्ता जोड़ा है। उस दोस्ती के लिए तू मेरे लिए एक काम करेगी? मैं सहज से हाँ बोली, जिस पर वह बोली, अभी ठीक से सोच लो और मुझसे वादा कर कि तुम मुझे मना नहीं करोगी। वह मुझसे क्या मांगने वाली थी यह तो मुझे पता था। या तो वह मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहेगी या फिर अपने कुछ मुद्दे मुझसे शेयर करेगी। यही सोचकर मैंने तुरंत मनीषा भाभी से वादा कर लिया। मैंने कहा, भाभी, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। तब मनीषा भाभी बोली, संजना, मुझे माँ बनना है। उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, हाँ, तुम एक ना एक दिन जरूर माँ बनोगी। मुझे पहले से ही पता था कि मनीषा भाभी इस टॉपिक पर मुझसे चर्चा करने वाली हैं। मैं आगे कुछ बोलती तभी मनीषा भाभी ने कहा, संजना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मुझे माँ बनना है, लेकिन तुम्हारे माध्यम से। मैं तुरंत मनीषा भाभी से बोली, मेरे माध्यम से इसका क्या मतलब? मैंने उनसे उल्टा सवाल कर दिया, जिस पर वह बोली, अब तूने मुझे वादा किया है तो तुम मुझे मना नहीं कर सकती। फिर मनीषा भाभी कहने लगी, संजना, पिछले 5 सालों से मैं माँ बनने के लिए तड़प रही हूँ। अब तक हमने अस्पताल में लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं, न जाने कितने इंजेक्शन और दवाएं मैंने ली हैं,
लेकिन मुझे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी इच्छा है कि मेरे और रोहित का बच्चा तेरे पेट में पल जाए। रोहित और तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में? मैंने पूछा। तो मेरी बात सुनकर वह मनीषा भाभी बोली, इसका मतलब यह है कि जब तक तुम गर्भवती नहीं हो जाती तब तक तुम कुछ रातें रोहित के साथ बिताओगी। मनीषा भाभी की बात सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह जिसके साथ मैं बचपन में खेली थी, जिसे कल तक आया कहकर पुकारती थी, आज उसकी पत्नी मुझसे उसके साथ रातें बिताने के लिए कह रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, भाभी आप होश में तो हैं? आपको पता है कि आप क्या कह रही हैं? भाभी ने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ संजना, मैंने यह सब सोच समझकर ही कहा है, और हाँ तुम्हें यह काम मुफ्त में नहीं करना होगा। उस दिन मनीषा भाभी ने मुझे एक प्रस्ताव दिया, रोहित और मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे और एक घर भी दिलवाएंगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे माता पिता और भाई तुम्हें कितना परेशान करते हैं। भाभी की यह बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना था ताकि मैं आत्मनिर्भर बन सकूं। मैं अपने माता पिता पर ज्यादा दिनों तक निर्भर नहीं रह सकती थी। मैंने उनसे लिए 1 लाख रुपए से एक छोटा पार्लर कोर्स किया था, लेकिन बड़ा पार्लर खोलने के लिए प्रोफेशन कोर्स की जरूरत थी। यह पैसा मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो सकता था। आखिरकार मैंने भाभी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैंने सवाल किया, क्या भैया को भी इस बारे में पता है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रोहित भी तैयार है, और हाँ अब से उन्हें भैया मत कहो, बस रोहित कहकर बुलाना। फिर वह मुझे रोहित के कमरे में ले गई। मुझे देखते ही वह खड़ा हो गया। भाभी ने उसे देखकर हमें सिर हिलाया। रोहित ने धीरे से पूछा, संजना क्या तुम सच में तैयार हो? मैंने कहा, हाँ मतलब रोहित। भाभी ने तुरंत टोका, अब से केवल रोहित। भाभी और रोहित को अपना बच्चा चाहिए था, और भाभी ने इसके लिए बड़ा त्याग किया था। मेरी उम्र अब 25 साल थी और मुझे नहीं पता था कि आगे शादी होगी भी या नहीं। अगर मैं किसी की मदद कर सकती थी तो क्यों न करती। वैसे भी रोहित मेरा फुफेरा भाई था और हमारी शादी नहीं हो सकती थी। हमारा रिश्ता हमेशा भाई बहन जैसा ही रहा था। लेकिन अब मैंने सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा था, एक अच्छा कोर्स, अपना पार्लर और एक सुरक्षित भविष्य। मैंने ठान लिया कि अब कभी अपने माता पिता के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुछ देर सोचने के बाद भाभी ने कहा, आज हम बाहर से आए हैं, तुम भी थकी होगी, आज आराम करो, कल से सब शुरू होगा। मैंने हमें सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रात के खाने के बाद भाभी मेरे कमरे में आईं। उनके हाथ में एक नाइट गाउन था, काफी बोल्ड और आकर्षक। उन्होंने कहा, रोहित कभी किसी और लड़की की तरफ नहीं देखता, लेकिन अब जो भी होगा हम सबकी सहमति से होगा। तुम्हें यह ड्रेस पहनकर देखकर उसकी झिझक दूर हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यह कपड़े दे रही हूँ। तुम्हें इन कपड़ों में देखकर वह तुम्हारी तरफ आकर्षित होगा। भाभी के कहने पर मैंने वह आकर्षक गाउन पहन लिया। उनके कमरे में जाने से पहले भाभी ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना यह सिर्फ एक डील है, इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं आना चाहिए। उस समय मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के रोहित के पास जाने को तैयार हो गई। मैंने सिर हिलाकर भाभी की बात मान ली और उनके साथ कमरे में चली गई। लेकिन कमरे में रोहित कहीं नजर नहीं आ रहा था। भाभी ने उसे आवाज लगाई तो पता चला कि वह बाथरूम में है। भाभी ने कहा, रोहित, संजना तुम्हारे कमरे में आ गई है। इस पर रोहित ने जवाब दिया, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, लेकिन जब तक मैं बाहर न आऊँ कमरे की लाइट बंद कर देना। भाभी को उसकी बात समझ आ गई। शायद वह सामने आने में संकोच कर रहा था। भाभी कमरे से बाहर चली गई और मैंने लाइट बंद कर दी। फिर मैं बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद रोहित बाथरूम से बाहर आया और मेरे पास आकर बैठ गया। उस समय मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और न ही रोहित कुछ बोल रहा था। फिर अचानक उसने मेरे गले में हाथ डाला और उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ एक डील है। अगर मुझे अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो यह सब सहना ही पड़ेगा। आखिरकार मैं एक दंपति को माता पिता बनने का सुख दे रही थी। जिस तरह मैंने वह पहली रात रोहित के साथ बिताई, उसी तरह जब तक मुझे गर्भावस्था के लक्षण महसूस नहीं हुए तब तक मैं हर रात उसके साथ बिताने लगी। अब तो मैं खुद ही कमरे की लाइट बंद कर देती थी
क्योंकि रोहित को भी यही पसंद था। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और मुझे गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगे। मुझे तीखा खाने की इच्छा होने लगी और कभी कभी चक्कर भी आते थे। रोहित का एक दोस्त डॉक्टर था, इसलिए वह मुझे उसके अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने गर्भवती होने की पुष्टि की तो रोहित और भाभी के चेहरे पर खुशी छलक उठी। मैं भी उनकी खुशी में शामिल थी। अब भाभी और रोहित मेरी खूब देखभाल करने लगे। रोहित ने सभी रिश्तेदारों को बता दिया कि भाभी गर्भवती हैं। इस तरह उन पर लगा बांझ होने का कलंक मिटने वाला था। हालांकि असल में बच्चा मेरा होने वाला था, लेकिन दुनिया को यही बताया जा रहा था कि यह भाभी का बच्चा है। शहर में कम ही लोग आते जाते थे, लेकिन फिर भी रोहित ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी। वह ऑफिस जाते समय घर को बाहर से लॉक कर देता ताकि कोई अंदर न आ सके। अगर कोई आ भी जाए तो ताला देखकर वापस चला जाए। इस तरह मैं किसी के सामने नहीं आती थी और भाभी के पेट न दिखने का सवाल ही नहीं उठता था। भाभी ने आगे की तैयारी भी कर रखी थी। उन्होंने ऑनलाइन एक नकली गर्भावस्था बेली मंगवाई थी, जिसे बाहर जाते समय पहन लेती थीं। इस तरह वे गर्भवती दिखती थीं। भाभी ने आगे की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। मैंने अपने माता पिता से कहा था कि शहर में नौकरी के कारण घर वापस जाना उचित नहीं होगा। वैसे भी अब मुझे समझ आ गया था कि यही बेहतर था। डॉक्टर ने पहले 4 महीने विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी थी। धीरे धीरे 5वां महीना भी बीत गया और 6ठे महीने में मेरा पेट साफ दिखने लगा था। जब से मैं गर्भवती हुई थी, रोहित और भाभी ने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। उनका कमरा आरामदायक था और वे मेरी हर तरह से देखभाल कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे अजीब महसूस होने लगा। रातों को ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पास आता है। एक रात मैंने देखा कि रोहित मेरे पेट के पास बैठा था और उसे हल्के से सहला रहा था। मैंने सोचा शायद वह अपने आने वाले बच्चे को महसूस करना चाहता है, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन यह सिलसिला बढ़ता गया। गर्भावस्था के कारण कभी कभी मेरी नींद टूट जाती और तभी मैंने देखा कि कमरे की रोशनी अचानक बंद हो जाती। मुझे लगता कि कोई मेरे पास आ रहा है और वह कोई और नहीं, रोहित ही था। वह धीरे धीरे मेरे पेट पर हाथ फेरते हुए मेरे बहुत करीब आ जाता और फिर अनुचित हरकतें करने लगता। एक रात जब उसने ज्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैंने भाभी को बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को झूठ बताते हुए कहा, तुम बेकार की बातें मत करो। रोहित रोज मेरे साथ सोता है। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया होता तो तुम इतनी आसानी से मेरे सामने खड़ी नहीं होती। भाभी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रोहित का व्यवहार और भी बदतर होता गया। एक रात कमरा अंधेरा होते ही वह फिर आया और मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैं बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा भारी पेट मुझे असहाय बना रहा था। उसने मेरी छाती और नीचे तक अनुचित हरकतें की, जिससे मुझे तकलीफ होने लगी। अगली सुबह जब भाभी मेरे कमरे में आई तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मेरे पेट में तेज दर्द था और बिस्तर खराब हो चुका था। भाभी घबरा गईं और तुरंत मुझे अस्पताल ले गईं। डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कहा कि गर्भवती महिला के साथ ऐसी हरकतें जानलेवा हो सकती हैं। उन्होंने भाभी को चेतावनी दी कि अगर रोहित ने दोबारा ऐसा किया तो मेरे और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। घर लौटने के बाद भाभी शांत थी। मैंने ही बात शुरू की, भाभी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोहित सिर्फ मेरे पेट पर हाथ नहीं फेरता, बल्कि और भी गलत हरकतें करता है, लेकिन आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आज डॉक्टर ने जो कहा उससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तब भाभी ने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, संजना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। पुरुष की जात कभी नहीं बदलती, यह बात मैं भूल गई थी। मुझे अपने प्यार और रोहित पर पूरा विश्वास था। मुझे कभी नहीं लगा था कि वह ऐसा कर सकता है। आज सुबह वह जल्दी ऑफिस चला गया था, इसलिए यह बातें उसके सामने नहीं आ पाईं। लेकिन अब मैं उसका हाथ पकड़कर सवाल जरूर पूछूंगी। भाभी ने मेरा साथ दिया। गर्भावस्था के दौरान मेरे साथ जो कुछ हो रहा था वह अब उन्हें भी समझ में आ गया था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि रोहित ऐसा व्यवहार करेगा। गर्भावस्था में भी मैं उसकी गलत हरकतों का शिकार हो रही थी। आज रात भी मैंने अपने पेट पर उसका हाथ महसूस किया। कुछ ही देर में रोहित ने फिर वही अनुचित हरकतें शुरू कर दी। जब उसने मेरे गाउन को नीचे से सरकाने की कोशिश की तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। आज तो उसने हद ही कर दी थी।
उसने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी आवाज बंद करने की कोशिश की। तभी अचानक कमरे की लाइट जल गई। लाइट जलते ही वह अपने चेहरे पर हाथ रखकर दूर हट गया। मैंने खुद को संभाला और बिस्तर से उठी। जब मैंने सामने देखा तो मेरी और भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह रोहित नहीं बल्कि उसका दोस्त था। कुछ महीने पहले रोहित मुझे और भाभी को अपने दोस्त के घर एक पार्टी में ले गया था। वहीं रोहित का दोस्त मेरे कमरे में था। भाभी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और तब उसने सब कुछ बताना शुरू किया। वह कुछ बोल ही रहा था कि तभी रोहित वहां आ गया। रोहित अपने दोस्त को देखकर हैरान था और उसने अपने दोस्त की कॉलर पकड़कर उसे वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने रोहित को रोकते हुए कहा, यह यहाँ कैसे आया और कब से आ रहा है? भाभी ने रोहित से कहा, यह सब कुछ मैं जाने बिना इस नीच को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। रोहित अपने दोस्त को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोहित का इसमें हाथ है। तभी भाभी की आवाज इतनी तेज हो गई कि रोहित एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। रोहित के दोस्त का नाम बबलू था। भाभी ने उससे सवाल किया और वह बोलने लगा, इस कमरे में आने का दूसरा रास्ता सबसे पहले मुझे रोहित ने ही दिखाया था। रोहित मुझे इस कमरे में लाया था। यह सब कुछ मैं संजना के साथ पहली बार नहीं कर रहा हूँ। यह सब शुरू हुआ था संजना को गर्भवती करने से। उसके पेट में पल रहा बच्चा भी मेरा ही है। रोहित ने मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया था। उसने कहा था कि वह कभी बाप नहीं बन सकता और यह सच कभी सामने न आए, इसलिए उसने मेरी मदद ली। उसकी जगह आकर मैंने संजना को गर्भवती किया। तब से रात में संजना के साथ रोहित नहीं बल्कि मैं था। बबलू की बातें सुनकर भाभी थरथर कांपने लगी। दोष भाभी में नहीं था बल्कि रोहित में था और उसने यह बात शादी के बाद से छिपा कर रखी थी। उस दिन उसने अपने सारे झूठ स्वीकार कर लिए। वह भाभी से माफी मांग रहा था और उसने कहा कि उसका सच कभी सामने न आए, इसलिए उसने अपने डॉक्टर दोस्त से भाभी का इलाज करवाया। रोहित के कहने पर उसके डॉक्टर दोस्त ने भाभी को झूठ बोला कि वह कभी मां नहीं बन सकती। अगर यह सच समाज में बाहर फैलता तो उनकी बहुत बदनामी होती, इसलिए उसने ऐसा किया। भाभी ने रोहित को माफ नहीं किया। मेरे बच्चे के जन्म तक वह रोहित के साथ एक ही घर में रही। बच्चे के जन्म के बाद मुझे वादा किए गए पैसे और घर मिल गए। उसके बाद भाभी उस बच्चे को लेकर अपने मायके चली गई। भाभी ने रोहित से दूर जाकर उसे अच्छी सजा दी और बबलू को भी भाभी ने जेल में डलवा दिया। पति पत्नी के रिश्ते में झूठ का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि यह रिश्ता विश्वास पर आधारित होता है। इसमें शुरुआत से ही झूठ नहीं होना चाहिए, वरना रिश्ते में दूरियां आने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल